हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे मॉडल पेपर का सेट नंबर 1। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस पदार्थ का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठोस पदार्थ का कौन सा उदाहरण है, तो इसमें आइस होगा। ठीक है, क्योंकि रबर और प्लास्टिक और ग्लास जो होगा ये नहीं होगा, क्योंकि रबर जो थोड़ा दबता है, ग्लास भी थोड़ा सा उसमें अंदर कुछ समय के बाद देखिए ग्लास नीचे मोटा हो जाता है। ये खिड़की में आपके पास है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें लिक्विड के नेचर है, ठीक है ना, द्रव के नेचर है, इस वजह से प्लास्टिक भी थोड़ा सा दबता है। तो ये सब जो होता है क्रिस्टलाइन नहीं होता है। आइस क्या हो जाएगा आपका, क्रिस्टलाइन होगा। तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा डी। ठीक है, अब कहता है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है उसमें हमको इकाई की संख्या लेना है। ठीक है, तो अब हमारा है जैसे यानी कि द नंबर ऑफ एटम इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो फेस सेंटर में होता है 4। ठीक है, फेस सेंटर में कैसे 4 होता है, जैसे आप लेते हैं इस तरह से स्ट्रक्चर, तो क्या होता है आपका कि ये एटम है, तो ये फेस पर जो होता है ये फेस पर होता है, ये फेस पर होता है, ये फेस पर होता है, और सब चाकों कॉर्नर पर तो होता ही। तो फेस में क्या होगा, बीच वाला पोर्शन जो होगा आपका वो जुड़ जाता है। ये फेस टोटल 6 फेस होता है, बाकी कॉर्नर होता है। फेस जो होता है 2 भाग में डिवाइड है, तो 6 से डिवाइड करके 3 होगा, कॉर्नर का 1, 4 टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 4 हो जाएगा। तो फेस का कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। तो 23 को अब आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ये। ठीक, अब कहता है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसे होती है। NaCl क्रिस्टल की रचना जो होता है फेस सेंटर होता है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये इस तरह से जुड़ता है और बीच में NaCl होता है, इस तरह से जुड़ता है सब। और यहाँ पर Cl- होता है, यहाँ पर Cl- होता है, यहाँ Cl- होता है, यहाँ Cl- होता है, यहाँ Cl- होता है, बीच में यहाँ पर क्या Na+ होता है, यानी कि ये आपका जो हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं हम लोग, यानी कि जो फेस पे होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फेस सेंटर, यानी कि फलक केंद्रित हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सरल घनीय जालक में संकुचन क्षमता होती है, यानी कि द पैकिंग फ्रैक्शन इन ए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर जो होता है पहला 52% होता है। ठीक है, फिर आएगा आपको बॉडी सेंटर में, तो उसमें होगा 68% हो जाएगा, और तब आएगा लास्ट में फेस सेंटर, तो उसमें 72%। मतलब जैसे जैसे एटम की संख्या बढ़ती जाएगी, फेस सेंटर में कितना होता है, अगर हम सरल घानीय में कितना होगा, एक ही होता है एटम, इसलिए 52%। और अगर आप देखिएगा जो आपका था फलक केंद्रित में, तो फलक केंद्रित में देखिए अभी अब देखे हैं 4 गो आपका ये जो दिया हुआ है 4 गो इसके अंदर है एटम, तो उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से जैसे जैसे एटम की संख्या बढ़ते जाएगा तो उसका संकोचन क्षमता बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल में परासरण की क्रिया नहीं होगी। तो आप कहता है कि यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। तो जैसे आपके है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि 2 घोल जिसका सेम क्या कहते हैं कंसंट्रेशन हो, मतलब उसका जो होगा आइसोटोनिक के अंदर क्या होगा, दोनों घोल में जो होगा सोल्यूट की मात्रा जो होगी और सॉल्वेंट की मात्रा का रेशियो जो होगा सेम होगा। तो जब सेम होगा तो इधर से उधर नहीं, क्योंकि कब कोई भी जो ऑस्मोसिस होता है, यानी कि कोई भी प्रसरण जो होता है
उसमें क्या होता है कि जब आपका जो है सॉल्यूट या सॉल्वेंट में जब अंतर होता है तभी फ्लो करता है। यहाँ कोई अंतर नहीं होगा आइसोटोनिक में, इसलिए नहीं होगा। हाइपोटोनिक में होता है एक ज़्यादा होता है, और हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक एक ही मतलब दो सोल्यूशन है, जिसकी मात्रा ज़्यादा वो हाइपर होता है, जिसका मात्रा कम वो हाइपो होता है, यानी कि आइसोटोनिक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ए। अब हम देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। कहता है किसी तनु विलयन के वाष्प द्रव का अपेक्षित अवनमन विलय में उपस्थित अवाशील विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। इस कथन को कहते हैं and the relative loading of vapor pressure of the solution containing a non-volatile solute directly proportional to the mole fraction of the solute। देखिए इसको ये रॉल्स लॉ है, वैसे भी सोल्यूशन की चीज़ है तो सोल्यूशन जो है रॉल्स लॉ के अंदर ही आता है। मतलब जब ये मोल प्रभाज लिखा रहे इस टाइप का टर्म यानी कि सोल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर आपको कौन सा आता है, रॉल्स लॉ आता है। तो हम लेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, सी। अब कहता है एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता उसके वाटर फैक्टर का मान होता है। तो देखिए यानी कि द वाटर फैक्टर ऑफ द सॉल्यूट विच डज नॉट डिजॉल्व यस और एसोसिएट, जो डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो मतलब जो टूटता नहीं हो या ना जुड़ता हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, जब डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तभी कुछ वैल्यू होता है, यानी जब संयोजन या वियोजन होता है तभी कोई वैल्यू एक से कम होगा या ऐसा ज़्यादा होगा, जब नहीं होगा तो एक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपॉजिटेड कैथोड ऑन क्लासेस ऑफ द मोल्टेन NaCl। ठीक है, वैसे आपका जो दिया हुआ है इसमें आंसर होगा सोडियम। ठीक है, इसका आंसर होगा कि NaCl में क्या होता है कि आपका जो होगा इसके अंदर NaCl के अंदर कि आपका एक इस तरह से रॉड होता है दो, एक किसी कंपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, इसमें मैंने कि माइनस 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 है, इसमें क्या है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज दिया हुआ। ठीक है, प्लस चार्ज है, तो इस तरह से क्या होता है Na प्लस जो होता है आपका Na प्लस किधर जाएगा, आपको Na प्लस माइनस की तरफ जाएगा, और Cl माइनस जो है आपका किधर जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा। तो इसमें जो होता है जो निगेटिव है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज होता है क्या कहते हैं कैथोड, तो ये कैथोड होता है और ये एनोड होता है। ठीक है, तो ये कैथोड हो गया, ये एनोड होगा। तो सोडियम कहाँ जा रहा है आपका, ठीक है, सोडियम कहाँ जा रहा है, एनोड पर जा रहा है। ठीक है, तो एनोड पर उसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो होगा ये आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। आप कहते हैं फ्राइडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम विनय को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो इसका समीकरण होता है जो W होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, Q का। Q यानी कि जो चार्ज है Q बराबर क्या होता है, IT होता है। ठीक है, तो उसी को रिलेशन करके यानी कि W मतलब मास है, तो यहाँ मास को M से डिनोट किया गया है, M बराबर क्या होगा CZT हो जाएगा, यानी कि जो इक्वेशन है आपका ये वाला हो जाएगा। जो Z जो होता है क्योंकि उसमें जो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाता है, और Q बराबर हम क्या लिखते हैं IT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होता है, Q बराबर जो होता है आपका IT होता है। ठीक है, तो IT होता है उस हिसाब से आपका M वाला वैल्यू जो होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये ए आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है। ठीक है, तो कौन सा क्रिया एनोड पर संभव नहीं है, तो एनोड पर क्या होता है,
एनोड पर अभी हम देखे हैं, एनोड पर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए सब के सब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी पहला में क्या है, जो लेफ्ट साइड है बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, दाएं तरफ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बी में भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और सी में भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत अपघटय के विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम है। तो देखिए जो इसका चालकत्व सबसे कम होगा जिसका कंसंट्रेशन यानी कि कम होगा। ठीक है, तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसका कंसंट्रेशन, जिसका वैल्यू कम होगा, सबसे वैल्यू किसका कम है, तो है बी का, तो हो जाएगा बी। ठीक है, अब कहता है कि जो भी अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया में हम क्या देखते हैं, जो रिएक्टेंट होता है, जैसे जो यहाँ पर है 2A to B, तो हम लिखते हैं dA/dt। ठीक है, जो भी होता है हम इसके बट्टे में लिख देते हैं, और क्योंकि जो लेफ्ट बाएं तरफ है उसको हम माइनस साइन लगा देते हैं। तो इस तरह से इसका इस पर का आंसर कौन सा आपका दिया हुआ है, इस पर का आंसर आपको सी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। अब है आपका, किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, यानी कि द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो आंसर हो जाएगा ताप। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए प्रथम इसमें आपका देखिएगा ए ऑप्शन में, तो इसमें क्या है कि आपको वाटर वाला अगर याद होगा ईस्टर का केस, तो उसमें क्या है कि वो है स्यूडो, माने झूठा प्रथम कोटि का रिएक्शन है, तो बाकी सब ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है क्योंकि ये प्रथम कोटि का है, तो प्रथम कोटि का ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जल H2, जल में H2 प्लस Cl2 सूर्याकरण मैंने लाइट के प्रकाश में क्या Cl बनाता है। तो ये फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी जो भी सूर्य के प्रकाश वाला रिएक्शन होगा, यानी उसको हम लोग जीरो ऑर्डर के अंदर लेते हैं। अधिशोषण की अभिक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये एडजॉर्प्शन यानी जो होता है ये सरफेस के ऊपर होता है, पृष्ठीय घटना है, वो पृष्ठ के ऊपर में होता है। जैसे क्या है कि स्पंज लीजिएगा, तो जो आप दूध डालिएगा, जो वो ऊपर जो छाली बच जाता है वो क्या स्पंज के ऊपर बच जाता है। तो एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जो सरफेस पर रुक जाता है, यानी सरफेस पर रुक गया, इसलिए उसको पृष्ठीय घटना कहा जाता है। अब देखिए कहता है कि दूध है, तो दूध क्या है, तो दूध जैसे क्या है कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है या वसा की मात्रा ज़्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज़्यादा रहता है, जैसे कहता है कभी आप सुने होइएगा कि दाल भात, भात दाल, अगर भात दाल है यानी कि भात की मात्रा ज़्यादा है, दाल की मात्रा कम है, या दाल भात है तो दाल की मात्रा ज़्यादा है, भात की मात्रा कम है, या इसी ढंग से कभी कोई रहता है तो उसमें जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि ऑयल इन वाटर यानी पानी में तेल, तो ऑयल को हम माने पानी में हमारा जो होगा पानी ज़्यादा होगा तेल कम होगा। उसी तरह से हमारा कह रहा है मिल्क में, देखिए तो मिल्क में अगर 1 लीटर में कितना फैट निकल के आएगा, बहुत कम फैट निकल के आएगा, यानी पानी ज़्यादा है वो अगर जलाइएगा तो पानी सबके सब निकल जाएगा। तो इसमें क्या है फैट की मात्रा, फैट डिजॉल्व इन वाटर, यानी पानी यानी कि जल परिक्षेपित
वसा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल में स्कंदन में सबसे कम प्रभावी है। Which of the following electrolytes is least effective in the causing the coagulation of the ferric hydroxide? तो इसके अंदर जो कहता है, इसका जो आंसर हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड का, तो इसमें हो जाएगा ए। तो देखिए, जितना हमको आयंस रहता है, ठीक है, उतना ही हमारा जो होता है स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होगा। तो इसमें अगर देखिएगा तो 3 गो के है, बाकी जो ब्रैकेट के अंदर वाला टूटता नहीं है, तो टोटल 4 गो हो गया। बाकी बी में क्या है, 2 1 3 गो है, बाकी डी में भी 3 गो है, और सी में 2 ही गो है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, देखिए कोई भी रासायनिक प्रक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन, कैटलिस्ट क्या काम करता है? तो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन अगर जैसे अगर इक्विलिब्रियम में है तो कोई मतलब नहीं है, दोनों तरफ रिएक्शन तेज हो जाता है। अगर सिंपल है तो क्या करता है, रिएक्शन को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, तो उसका जो आपका जो रिएक्टेंट होता है, यानी कि जो उसमें जो है, जो एनर्जी जो लगता है, उस एनर्जी जो हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो उसमें एनर्जी देना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि तोड़ देता है। तो तोड़ देता है तो हम पहले एनर्जी जो लगाते थे तोड़ने में, वो क्या करता है, वो एनर्जी लगाना नहीं पड़ता है, तो वो एनर्जी हमारा बच जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या करता है, एनर्जी को कम करता है। तो सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, वो घटा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आप कहते हैं निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो देखिए, इसमें जो सबसे साइनाइड विधि द्वारा जो प्राप्त किया जाता है वो आपका जो है, आपका इसमें हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, इसमें हो, इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सिल्वर। अब है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है निम्नलिखित में से किस द्वारा अभिघटन भट्टी में लॉक्साइड का अपकरण होता है? ठीक है, लॉक्साइड का अपकरण जो होता है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कहते हैं विद्युत अपघटन पर आधारित किस अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड, कहलाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, यानी विद्युत शोधन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में से किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है? तो तांबा धातु का निष्कर्षण जो होता है आपका CuFeS2 से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो देखिए, फोन FON से लेटर जो BH होगा तभी बनता है। जैसे देखिए, पहला में क्या N है, दूसरा में क्या O है, और चौथा में क्या है आपको F है। तो ये सब बनाएगा, बाकी जो भी होगा नहीं बनाएगा। तो कौन नहीं बनाएगा, C HCl होगा, वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो 24 का आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब होता है कि उत्कृष्ट गैसों में बाह्यतम सेल को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा इसका मतलब कि ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो सिंपल सा होगा, जिसमें ऑटोमोस्ट में 8 हो। देखिए गिनने के बाद किस में 8 है, तो देखिए आपके बी ऑप्शन आता है, इसमें 8 आएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल
ऑक्सीजन कारक होता है सबसे ज़्यादा F2 हो जाता है, फिर Cl2 होता है, फिर Br2, फिर I2 होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण। जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, समझे, अगर जैसे जो नॉर्मल अवस्था Cl2 हो गया, S8 हो गया, S6 होगा, जो भी हो नॉर्मल, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका जीरो होता है, क्योंकि Cl2 हो गया, दो सेम है, Sa है, तो सब S8 में सब क्या S सेम में होगा, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका जीरो आंसर हो जाएगा। अब कहता है न्यूक्लिक में से युग्मों को संक्रमण तत्व, तो देखिए जो इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट किस में होगा? जो डी ब्लॉक में होगा। तो डी ब्लॉक में कौन कौन सा एलिमेंट है? तो डी ब्लॉक में आपका इसमें कॉपर और आयरन आता है। ठीक है, तो कॉपर और आयरन हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा डी। आप पता है इनमें से कौन सा आयन प्रति चुंबकीय है, यानी कि डायमैग्नेटिक है? तो देखिए डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या होता है, उसके सेल में जो है क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होना चाहिए। तो इसके अंदर जो आपको जो ऑप्शन दिया गया है, उसके अंदर स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 गो S का होता है, 1 D का होता है, सब के सब ऑटोमोस्ट निकाल दिया। अब जो भी बचेगा कब होगा? पेयर में बचेगा। बाकी क्रोमियम 24 होता है, तो 2S में से एक, बाकी किसी का भी चेक कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, तो क्या होगा? जब जोड़ा में होगा तो क्या होगा? प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैंडियम हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैंडियम। अब कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन से वैनाडियम का 23 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 23 है, तो आपको गिनते जाइए, जिसमें जोड़ने के बाद 23 आ जाएगा, यानी कि ऐसे भी देख लीजिए कि जिसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो, सीधे निकल जा रहा है, वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आपका बी ऑप्शन आ रहा है, तो सीधे मान लीजिए बी ऑप्शन। अब कह रहा है ऑप्शन 31 में कि लेंथेनाइट तत्व कौन सा है? तो थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा है। जल्दी गैडमियम है, को दिमाग में है तो बता देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ है ये बहुत रिलीव से जल्दी पूछता है, लेंथेनाइट, एक्टिनेट्स वगैरह, उसका वही 14 एलिमेंट है। एक बार देख लीजिएगा कि ऑप्शन में से चुनना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब है 32 क्वेश्चन। कहता है कि जो है KMnO4 में Mn का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? देखिए निकालने का तरीका है, जो आपका मैंगनीज है, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 कितना ऑक्सीजन है? 4 है, तो 4 हो जाएगा। और K का होता है +1। ठीक है, निकालना कितना है? निकालना है आपको मैंगनीज, तो X बराबर टोटल क्या होगा? 0, तो ये क्या होगा? 1 आपका +1, ठीक है, +1 और -8 कितना होगा? X -7 बराबर कितना होगा? 0। X बराबर कितना होगा? 7 हो जाएगा। तो इस तरह से मैग्नीज का कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज का हमको 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमको 7। ठीक है, तो 7 हो जाएगा। अब कहता है NiCO4 का क्या होगा? जनरली sp3 होगा। ठीक है, वैसे मॉडल पेपर जो आपका सॉल्यूशन निकाला है बिहार बोर्ड, उसमें बता रहा है कि sp होगा, लेकिन इसका sp3 होगा आंसर। ठीक है, K2Cr जो भी दिया हुआ है C2O4, इसको ऑक्जिलेट कहते हैं, ट्रिपल टाइम। जो ऑक्जिलेट है इसका जो वैलेंसी 2 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 3 बार है तो द्वितीय 6 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, सामान्य संख्या क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि जब भी इस तरह से एक्सचेंज करें आपस में, तो
बाहर की चीज़ अंदर, अंदर की चीज़ बाहर हो तो आयन वाला होता है, ठीक है। जब बाहर वाटर हो और वाटर की संख्या में अंतर हो तो हाइड्रेट वाला होता है। अगर एक ही मॉलिक्यूल को इधर से उधर से, जैसे साइनाइड है, सी से जुड़ जाए, फिर वही साइनाइड एन से जुड़ जाए, तो उसको लिंकेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अंदर की चीज़ बाहर, बाहर की चीज़ अंदर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आयनिक होगा, ठीक है। तो आयंस वाला हो जाएगा, ठीक है। वैसे ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आयंस। वैसे बिहार बोर्ड इसका जो है आंसर कोऑर्डिनेशन में डाला है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि जब चीज़ जो है सेंट्रल एटम में कोबाल्ट रहता या कॉपर रहता, उसके अंदर लिगेंड जो होता है वो चेंज होता है, तब होता है इसमें, ठीक है। इसका आंसर आयंस होगा। अब कहता है 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि क्लोरोफॉर्म है एक क्या है। तो क्लोरोफॉर्म एक, क्लोरोफॉर्म में लिखते कैसे, पहले वो देख लीजिए, अपने पता चले क्या है। CH, Cl3, यानी कि 3 क्लोरीन है तो ट्राई हैलोजेनेटेड है। उसी तरह अगर आयोडीन रहेगा तो आयोडो फॉर्म होगा, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो फॉर्म हो जाएगा, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हम हैलो फॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म तो कितना क्लोरीन लगा, 3, तो क्या होगा, ट्राई हैलोजेनेटेड, यानी कि हैलोजन ग्रुप का ही है, तो ट्राई हैलोजेनेटेड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राईहैलोजेनेटेड। इसका जो आयनिक आइसोमर हो गया आंसर, और इसका हो जाएगा ट्राईहैलोजेनेटेड, तो ये हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एथीन ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर क्या होता है, यानी कि इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्शन किससे कराना है, रिएक्शन कराता है सोडियम के साथ, क्या हो जाएगा। देखिए कोई भी चीज़ होता है, कोई भी होगा, जैसे क्या होगा, CH3Cl है, अगर सोडियम से कर दीजिएगा तो ये डबल हो जाता है, तो CH3 और CH3 दो बार हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इथाइल में करेंगे तो क्या होगा, इथाइल क्या होता है, C2H5, तो इसको हम लिख सकते हैं C2H5, तो C2H5 क्या होगा, दो बार हो जाएगा, तो दो बार C2H5 लिखेंगे हम, C2H5 दो बार हो जाएगा, तो यानी कि 4 गो हो गया, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो क्या होगा, 4 गो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्यूटेन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है। तो ब्यूटेन आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि न्यूक्लिक में से कौन सा एलाइल हैलाइड है। तो एलाइल हैलाइड में क्या होता है हमारा, तो एलाइल हैलाइड में हमारा क्या होता है कि जब भी CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3, जिसको एलाइल कहते हैं, और ये 3 की जगह पर CH2, जैसे CH2 यहाँ पर हैलोजन लगा दें, एलाइल हैलाइड होगा, यहाँ पर OH लगा दें, एलाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो इस तरह के देखिए कहाँ पे सी ऑप्शन, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा ये, ठीक है, सी हो जाएगा। अब हमको लिखा हुआ है कि C2H5OH में ये हाँ होगा, तो ये लुकास एजेंट का है, तो लुकास का सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ये सबसे ज़्यादा लुकास एजेंट का होगा आयोडीन में, जो कि जल्दी बॉन्ड टूटता है। फिर क्या होगा, ब्रोमीन का होगा, फिर क्या होगा, क्लोरीन का होगा, तो ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। तो देखिए 14 नंबर के अंदर कह रहा है कि
जब एथिल क्लोराइड को AgCN से गर्म करते हैं तो मुख्य रूप से क्या बनता है, वही इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद AgCN। तो देखिए इसमें क्या होता है कि AgCN के साथ रिएक्शन कराइएगा तो N से जुड़ जाता है तो आइसोसाइनाइड हो जाता है, और जब NaCN से कराइएगा तो C से जुड़ जाता है उसको साइनाइड हो जाएगा। तो AgCN से कराया है तो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, इसका होगा बी आंसर, बी। अब कहता है कि निम्नलिखित में से किसका विद्युत आघूर्ण सबसे अधिक होगा। तो कहता है फॉर हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, तो द्विध्रुव आघूर्ण, तो माने कि डायपोल मोमेंट के बारे में कह रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट देखिए, डायपोल मोमेंट निकालने का है कि जैसे अगर 4 गो डिफरेंट चीज़ है, जैसे इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से लगा, इधर से है, सेम है तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देता है तो 0 हो जाएगा। अगर 3 गो है तो मैंने कि एक इधर है, ठीक है, इधर है, एक इधर है, तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल करता है और ये वाला बच जाता है। ठीक है, अगर आपका 2 गो दिया हुआ है तो 2 गो में क्या होगा कि आपका सिर्फ मान लीजिए ये हट गया तो दोनों क्या एक ही तरफ खींचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 2 वाला होगा। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपको इथिल क्लोराइड, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है, यानी कि द हाइब्रिडेशन ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर। देखिए वैसे भी ऑक्सीजन सिंगल कहीं पर भी होगा तो आपका sp3 होगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसके साथ है वो, तो ये दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो देखिए फॉर्मल्डिहाइड लिखते कैसे, HCHO के साथ लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, जब RCH ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो क्या होगा, ये जो होता है CH3 इस ढंग से जाता है और ये यहाँ पर ये टूटता है, यहाँ पर MgBr चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये CH3 CH2 यहाँ पर ये हट के एक H यहाँ पर एक OH लगता है, इस तरह से ये हट जाता है तो यहाँ पर OH जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3, ये क्या होगा CH2, ये क्या होगा OH, CH3 CH2 OH बन जाएगा, यानी कि ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपको, इथाइल क्लोराइड का होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक होगा। तो इसमें इसका जो आंसर सब मिट गया तो लिख देते हैं फिर से। इसमें होगा थायलाइसोसानाइड, इसमें होगा CH2Cl2, इसमें हो जाएगा sp3। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, इथाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है इसका IUPAC नेम क्या हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंबा चेन लेते हैं, तो ये क्या होगा, इसका लंबा चेन यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। गिनते हैं ऊपर से 1 2, एक के बाद 3, 2 पर क्या लगा हुआ, अल्कोहल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा 44 का, इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्कोहल है तो ऑयल लिखते हैं, इसका आंसर होगा 2 प्रोपेनॉल, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। ये होगा इसका और इसका बी हो जाएगा। ठीक, अब कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल जब भी ऑक्सीडेशन करता है पहला अल्डिहाइड बनता है,
दिमाग में बैठा लीजिए। अगर फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और 2 डिग्री अल्कोहल कीजिएगा तो हमेशा कीटोन बनेगा। कभी भी अल्कोहल के कभी भी कोई ऑप्शन स्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी आप 1 डिग्री है तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, 2 डिग्री है तो कीटोन में ही रहता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड रेयरली बनता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर बनता है, ठीक है। अब आपको ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? ZnCl2HCl को कहते हैं, यानी कि 48 का क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर है, तो 46 नंबर का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ऑप्शन। अब कहता है कि परिशोधित स्प्रिट में रहता है, यानी कि जो कहते हैं रेक्टिफाई स्प्रिट कंटेन्स, जनरली जो ये कंटेन करता है 95.5, ठीक है। एल्डिहाइड या कीटोन का समान सूत्र क्या होता है? देखिए एल्डिहाइड कीटोन क्या क्या होता है उसमें, जब भी होगा ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब भी हम लोग लिखते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, तो एल्डिहाइड या कीटोन का लिखने के लिए हम कहते हैं CO डबल बॉन्ड लिखते हैं, ठीक है। CO डबल बॉन्ड लिखते हैं, तो CO डबल बॉन्ड लिखते हैं एल्डिहाइड या कीटोन के लिए, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हमको 2H हटाना पड़ता है, तो CnH2+2 क्या होता है अल्केन का, उसमें 2H हटा दीजिए, ठीक है, तो वो एल्डिहाइड कीटोन का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कोई भी CO ग्रुप होगा उसके लिए 2H हटाना ही पड़ेगा आपको। तो 48 का कौन सा होगा जिसमें 2H हटा हुआ हो, तो ऑप्शन आपका क्या होगा 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका। 48 का बी। अब हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो 49 नंबर का तो किस के साथ कैनिजारो अभिक्रिया होता है, जिसके पास अल्फा एच नहीं, जिसके बगल में अल्फा एच नहीं, कोई भी एल्डिहाइड इसके बगल में अल्फा एच नहीं हो, तो वो क्या करता है कैनिजारो रिएक्शन करता है। तो बी में देखिए पहला में क्या है कि CH3 उस माने एल्डिहाइड के बगल में जो कार्बन उसको अल्फा एच कहते हैं, CH3 के बगल में CH3 है, सॉरी CHO के बगल में CH3 है, अल्फा एच है, तो कैनिजारो नहीं करेगा। बी में CHO है, इसके बगल में कोई कार्बन ही नहीं तो अल्फा एच होगा ही नहीं, तो एल्डिहाइड में ही करता है, बाकी सी तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और डी कीटोन दिया, तो इसमें तो होता ही नहीं। तो एल्डिहाइड के अंदर ए और बी में से चुनना है, तो बी में तो है ही नहीं जिसमें कैंजारो रिएक्शन करता है, और अल्फा एच होता है तो अल्डोल करता है, अल्फा एच नहीं होता है कैंजारो करता है, तो पूछ रहा है कैंजारो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी। अब कहता है CH3CHO का आईपीसी नेम क्या होगा, तो 2 कार्बन है, जो भी CO कंटेनिंग हो, C जिसमें हो वो लगा हो उस दोनों का, और बाकी जो है वहाँ से हम कार्बन गिनते हैं, तो इसमें 2 कार्बन है, तो यानी इत से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या लगाएंगे अल लगाएंगे, तो क्या होगा इथेनल। आईपीएसी नेम क्या होगा इथेनॉल, और कॉमन नेम होगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो पूछ क्या रहे आईपीसी नेम, तो लिखना है इथेनल। वैसे आपका जो बिहार बोर्ड जो मॉडल निकाला उसका आंसर एसिटाल्डिहाइड, एसिटल क्या है कॉमन नेम है, इसका आईपीसी नेम क्या होगा इथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। आप कहते हैं कार्बोजेलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है, तो देखिए जब भी लिखते हैं कि फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बोजेलिक एसिड तो COOH होता है, तो कौन सा ऑप्शन है वो डी है। अगर CO अगर पहला ऑप्शन देखिएगा तो वो अल्डिहाइड कीटोन किसी का भी हो सकता है, जनरली वो कीटोन का सूचक है, और C है ईथर का है, और B जो है अल्डिहाइड का है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब हमको लिखना है इधर 52 निम्नलिखित में से किसके साथ मोनोकार्बोजिलिक अम्ल क्रियाशील समान समावेयता प्रदर्शित करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोजिलिक एसिड एग्जिबिट द फंक्शनल आइसोमर। देखिए कार्बोजिलिक एसिड जो होता है जिसके पास कार्बोजिलिक एसिड के पास 2 O होता है, तो ऐसा बताइए किसके पास 2 O, इथेन के पास एक ही है, एल्डिहाइड के पास एक ही है, अल्कोहल के पास एक ही ऑप्शन है ईथर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ईथर। कहते हैं कौन सा प्राइमरी अमीन है जिसके पास 2H हो, जिस एंड पे 2H हो वो क्या होता है हमारा प्राइमरी अमीन, तो क्या होगा ए। अब चलते हैं हम लोग 50
4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मिथाइल अमीन को क्लोरोफॉर्म या अल्कोहलिक एसिड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। यानी कह रहा है कि मिथाइल अमीन ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म और कॉलिक तो एनसी बनता है, तो ये बनता है आइसोसाइनाइड, यानी कि हो जाएगा 54 का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब कहता है कि ट्राईमिथाइल अमीन क्या है, प्राइमरी है सेकेंडरी टर्शियरी, 3 को जब ये लगा दिया तो क्या हुआ ट्राई, आंसर ही दे दिया है, टर्शियरी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका एल्कीलीकरण संभव है, यानी अल्काइलेशन इज पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अल्काइलेशन जो होता है आपका, और इसके अंदर जो है प्राइमरी का भी होता है, सेकेंडरी का भी होता है, टर्शियरी का होता है, किसी का भी हो सकता है, यानी सबसे बेहतर होता है प्राइमरी। ठीक है, अब इसमें कहता है कि प्राइमरी अमीन कितना बनता है, तो इसके अंदर जो प्राइमरी अमीन बनेगा 4 बनेगा। तो देखिए पहले क्या होता है कि जैसे सी 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 सी, यहाँ NH2 लगेगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा सी सी, यहाँ NH2 लगेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर इसको हम लिख सकते हैं यहाँ सी, फिर यहाँ सी, NH2 यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं NH2। तो टोटल कितना बन गया, इसमें क्या पहला पोजीशन पे यहाँ बना, फिर दूसरा पोजीशन बना, इस स्ट्रक्चर के अंदर फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, इस वजह से हमको क्या बन गया 4 को बन गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 57 का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। अब कहता है कि एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल क्या है। तो एसीटोनाइट्राइल कहते एक्चुअली क्या है, जब आप लिखते हैं CH3 CN, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोनाइट्राइल, और इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, 2 कार्बन होता है क्या होगा इथेन, और CN क्या कहते हैं हम लोग आईपीएसी नेम नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन होगा इसका नाइट्राइल आंसर, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इथेन नाइट्राइल बी। ठीक है, अब कहता है कि निम्न में से कौन सा मोनोसैचराइड है। तो मोनोसैचराइड जो होगा, मोनोसैचराइड जो आपका आंसर हो जाएगा इसका होगा ग्लैक्टोज। ये सब तो आपको रखना होगा दिमाग में। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन नंबर कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्न से कौन सा क्रम है। तो सबसे पहले क्रम जो होगा आपका फॉस्फेट, फिर बेस, फिर शुगर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, उसमें कहता है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी का स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल है। अल्फा अमीनो अम्ल कहाँ होता है, तो सबसे पहले है कि कहता है कि लाइसिन में कौन सा आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल है, तो लाइसिन। ठीक है, मतलब ये प्राइमरी है, सबसे बेसिक है लाइसिन। ठीक है, अब है हमारा कि आधे घंटे में इनमें से किसका स्टार्च मेल्टोज में बदल जाता है। तो स्टार्च जो मेल्टोज में बदलता है वो है डायस्टेज। ठीक है, डायस्टेज हम यूज़ करते हैं एंजाइम के रूप में, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आपका में से कौन सा प्राकृतिक रबर है, तो इसका प्राकृतिक रबर जो होता है आपका आइसोप्रीन होता है, क्या हो जाएगा ए। ठीक है, कहता है कि कैप्रोलैक्टिन इनमें से किसका मोनोमर है, यानी कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, कैप्रोलैक्टम जो आपका है नैनो 6 का होता है, इसको याद करना चाहिए। अब कहता है कि निम्नलिखित में से डैक्रोन किसका उदाहरण है, तो डैक्रोन जो आपका उदाहरण है
वो है पॉलिस्टर का। कहते हैं क्लोरामीन टी क्या है? तो क्लोरामीन जो टी है वो आपका जो है एक एंटीसेप्टिक है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पेंसिलिन का सबसे पहले आविष्कार क्या होता है? ए फ्लेमिंग। ठीक है। अब कह रहा है फिनॉल का उपयोग इनमें से किसके रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग जो सबसे पहले किसके रूप में होता है? तो फिनॉल का उपयोग जो आपका सबसे पहले एन डिसइंफेक्टेंट के रूप में होता है। डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा। सी कहता है मॉर्फिन एक क्या है? मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है। ये हो जाएगा बी। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर हम देखेंगे और जो आपका ऑनलाइन है सिर्फ फर्स्ट मोड दिया होगा। कोशिश करेंगे कि आपका हम सेकेंड मोड जो है कोशिश करेंगे कि सेकेंड मोड जो है आपका हम स्क्रीनशॉट लेके उसका हम बनाएं। ठीक है। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसका शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम कोशिश करेंगे हम आपको डाल दें अगर होगा तो ऑब्जेक्टिव जितना है फिर हम 4 इयर्स का ऑब्जेक्टिव भी देंगे। 22, 21, 20, 19 हो सकता है तो 18 का भी कर देंगे। वो 4 साल का वो काफ़ी इनफ है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका, सुनने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।